मयूरी श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की ओर। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां उत्तर भारत में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 4 राज्यों और केंद्र सरकार एनडीएमए से जवाब मांगा है। बता दें कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बाढ़ पर चिंता जताई है। हिमाचल में बाढ़ में लकड़ी के लठ बहते दिखे हैं। सीजीआई की तरफ से कहा गया है, लगता है बड़े पैमाने पर अवैध कटान हुआ है। ये सीजीआई ने कहा है, विकास के साथ संतुलन भी बेहद ही जरूरी है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में इस वक्त स्थिति है, चाहे उत्तराखंड की बात हो या पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करते हैं, और भी राज्य है जहां पर बाढ़ जैसे जो है वो अलग अलग तस्वीरें और भयावह तस्वीर है, कई लोगों की जानें चली गई। उत्तर भारत में जो बाढ़ की स्थिति है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 4 राज्य सरकारों से जवाब मांगा गया है। इसके अलावा एनडीएमए से भी जवाब मांगा गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो बाढ़ की से हालात है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि लगता है कि बड़े पैमाने पर अवैध कटान हुआ है और इसीलिए जवाब राज्य सरकारों से भी मांगा गया है, केंद्र सरकारों से भी मांगा गया है और विकराल रूप बाढ़ का दिख रहा है इस साल, ये भी सीजीआई की ओर से कहा गया है। क्योंकि उत्तराखंड, पंजाब की बात करें तो वहां पर आप देखिए कि लगभग जो सभी जिले हैं वो प्रभावित बाढ़ से नजर आ रहे हैं। कई लोगों की जानें चली गई, लोग सीधे तौर पर प्रभावित है। तो ऐसे में स्वतः संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और जवाब राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार और एनडीएमए से मांगा गया है। जी स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त भारी बारिश मुसीबत का कारण बनी हुई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर में तबाही मचाई हुई है। शहर के रिहायशी और बड़े बड़े इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर लगातार चल रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और ये तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली से। आप देख सकते हैं इस वक्त भारी तबाही दिल्ली में मची हुई है, जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में लगातार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जमुना बाजार के पास का ये हिस्सा है और यहाँ पर घुटनों तक पानी भर चुका है। आप देखेंगे जितने आगे जो है आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, लोग आ जा रहे हैं, वहां पर भारी परेशानी इस वक्त हो रही है। क्योंकि सिर्फ यही हिस्सा नहीं, कश्मीरी गेट के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें हम, तो लगातार बाढ़ जैसे हालात है और पानी भरा हुआ है। ये मंदिर आपको नजर आएगा, यहाँ पर आसपास लोग भी रहते हैं और जिस तरह से परेशानियां हो रही है, क्योंकि जितने आगे हम बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा पानी भरा हुआ है और घुटनों से भी ऊपर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और दिल्ली के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार अगर हम यमुना की बात करते हैं तो रौद्र रूप में यमुना है और जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना इस वक्त बह रही है और दिल्ली के कई हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ जैसी स्थिति है। आगे लगातार काम भी किया जा रहा है जिससे जो पानी है वो निकाला जा सके। और तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि इसके पास ही निगम बोध घाट भी है, मंदिरें भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, घरें भी है, लोग घरों के छतों पर मौजूद है। क्योंकि बाहर जिस तरह से स्थिति है खतरनाक है, लोगों को जो आसपास का इलाका है लोगों को लगातार खाली भी कराया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन लोग चूंकि बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, सामान लोगों का है और ऐसे में लोग अपने घरों को भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे, जो लोग आ रहे हैं वहां से घुटने तक के ऊपर से पानी है और जो आवाजाही है उसमें भी दिक्कतें हो रही है और लगातार कई हिस्सों में इसी तरह की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है और जो रिकॉर्ड है वो भी लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है और कई हिस्सों में बाढ़ जैसे स्थिति इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।
और खबर गाजीपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा हमला एक बार फिर से देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में पीडीए की हवा निकाल दी, लेकिन कुछ छुटभइये बीजेपी की हवा निकाल देंगे। इन्होंने ही कांग्रेस सपा बसपा की नैया डुबोई है, ये संजय निषाद की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। यहां नैया डुबाने आ गए तो सतर्क रहना पड़ेगा। 2027 में नए गठबंधन की संभावना पर संजय निषाद ये बोलते हुए नजर आए हैं। 25 सालों के एनडीए के गठबंधन का इतिहास, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ पार्टियों का निर्माण एनडीए 2027 के यूपी चुनाव में भी रहेगा, ये संजय निषाद की तरफ से कहा गया है। तो अगर हम लोग विपक्ष की जो चट्टान की तरह भाजपा खड़े हैं और फर्जी पीडीए की हवा निकाल दी दिल्ली में, तो कुछ छोटे भैया जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट नेता हैं और वो भाजपा की हवा निकालने लगेंगे, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यही छोटे भैया कांग्रेस सपा बसपा का डुबाया नहीं है, तो वही यहाँ नहीं है डुबाने के लिए आ गया। तो वहीं बलिया में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर एबीवीपी छात्र नेताओं का जोरदार प्रदर्शन। ओम प्रकाश राजभर के आवास पर जमकर प्रदर्शन हुआ। मंत्री का पुतला भी जमकर फूंका गया और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो एबीवीपी छात्र नेताओं का लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंत्री ओम प्रकाश का पुतला फूंका गया। इस दौरान पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। हालात को काबू करने की कोशिश यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद ये संग्राम देखने को मिला, जिस तरह से ओपी राजभर ने बयान दिया था। अब देखिए एबीवीपी के छात्र नेताओं ने ये प्रदर्शन किया है। बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता की और आरोप लगाया कि बाहरी गुंडों ने उन पर हमला किया और पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। आंदोलन का कारण विश्वविद्यालय में नवीनीकरण और मानक के बिना चल रहा लॉ पाठ्यक्रम था। परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एबीवीपी की तरफ से की गई है। दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने सरकारी जमीन कब्जाई है। तो बाराबंकी में लाठीचार्ज को लेकर यह प्रेस वार्ता एबीवीपी की तरफ से की गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में उनकी मान्यता नहीं थी, उनका नवीनीकरण हम सबको ध्यान में है कि कल 3 सितंबर को बीसीआई का अलाउ का लेटर उनको प्राप्त हुआ है, जो भी प्रोविजनल है, सशर्त अनुमति बीसीआई ने कल उनको दी है। इससे पता चलता है कि वास्तव में हमारी मांगे, विद्यार्थियों की मांगे जायज थी। आखिर अगर उनका नवीनीकरण हुआ था तो कल 3 सितंबर को लेटर जारी क्यों हुआ? इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस पूरे घटनाक्रम पर निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और उनके 3 साल जो 22-23 के अप्रूवल के बाद जो 2 वर्ष विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी श्रृंखलाबद्ध तरीके से जांच की जाए और इस विश्वविद्यालय के ऊपर कार्रवाई की जाए, विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले में बिहार एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है। ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी राज्यव्यापी बंद में हिस्सा ले रही हैं। बिहार बंद को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बंद का उद्देश्य विपक्षी नेताओं के अनैतिक और अभद्र व्यवहार का विरोध करना है। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा है, जो इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। अरे माँ का सम्मान भारतीय संस्कार है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं,
लेकिन एक माँ जो स्वर्गीय हो गई, जिसने गरीबी से बर्तन मांज के, कपड़े साफ के बच्चों को पढ़ाया, एक भारत का प्रधानमंत्री बना, प्रभु राम की भक्त, आप जरा भी, आपको शर्म नहीं है? आपको मंच से गाली दी गई है। बैठे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर हम लोग की पार्टी का दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता तो हम लोग कार्रवाई करते और क्षमा मांगते। क्या संस्कार है आपको? ये आपके अहंकार हैं। राहुल गांधी, हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, और तेजस्वी यादव आपका भी वही हाल है, तो बिहार की जनता खूब जवाब देगी। सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। बिहार की माताएं, बहनें, परिवार आज प्रधानमंत्री की माताजी के सम्मान में बंद में उपस्थित है। आप देख रहे हैं पूरा बिहार बंद है, स्वतः स्फूर्त बंद है। आप गाली देके भाग नहीं सकते। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी गाली देके भागना चाह रहे हैं। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। और आप देख रहे हैं पूरे शहर में जिस तरह से पूरे बिहार में बंद है, वो बंद दिख रहा है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 यात्रियों के पास से 13 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर फिर से ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट से लखनऊ आए थे। 26 अगस्त को भी पकड़ा गया था। 25 करोड़ का ड्रग्स लखनऊ एयरपोर्ट पर, एक यात्री हिरासत में और एक फरार है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एक बार फिर से ड्रग्स की जो खेप है वो पकड़ी गई है। और अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, यात्रियों के पास से 13 करोड़ की ड्रग्स मिली है, क्या पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और एयरपोर्ट पर लगभग 13 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड जो है वो पकड़ी गई है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले लगभग 28 करोड़ रुपए की ये विदेशी गांजा जो है वो पकड़ा गया था, और उसके बाद ये देखिए एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इमिग्रेशन अधिकारी ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध लोगों को माफ कीजिएगा, एक संदिग्ध लोग को रोका और चेकिंग के दौरान उसके पास से लगभग 6 पैकेट जो है वो मिले हैं। और उसके बाद देखिए एक यात्री बैग छोड़कर ही चला गया और स्कैनर पे उसका बैग जो है वो मिला। जब दोनों बैगों से हाइड्रोपोनिक वीड निकाली गई तो लगभग 12 पैकेट बरामद हुए हैं। लगभग 13 किलो 16 ग्राम रुपए की 16 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जो है वो उसमें से निकली, और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है इसमें देखिए बैंकॉक से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से IX-105 से बिजनौर का रहने वाला एक यात्री मोहम्मद इमरान, जिसको प्रोफाइलिंग के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोका और पूछताछ की गई। उसमें खुलासा हुआ कि बैंकॉक में एक व्यक्ति ने उसे लखनऊ में समीर नाम के शख्स को सौंपने के लिए बैग दिया था, जिसके अंदर हाइड्रोपोनिक वीड थी। और उसके बाद देखिए इमिग्रेशन अधिकारियों ने इसको रोका और ये सामान बरामद हुआ। उसके बाद कस्टम अधिकारियों को सौंप दिया गया। अब कस्टम अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं आखिर वो बिल्कुल आगे की कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। अजहर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने 12 और 28% का टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है और अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5 और 18% लागू होंगे। वहीं ये फैसला महंगाई से जूझ रही आम जनता के लिए बड़ा राहत देने वाला है, अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाला साबित हो सकता है। इससे ब्रेड और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कल कई बड़े फैसले लिए गए। बातचीत के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कल बैठक हुई और उसके बाद टैक्स स्लैब को लेकर जो बड़े फैसले लिए गए, किस तरह से देखते हैं कि बड़ी राहत आम लोगों को मिली है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को देश को संबोधन में कहा था कि देश को दीपावली का एक गिफ्ट हम देने वाले हैं और न्यू जनरेशन फॉर्म रिफॉर्म करने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा करके दिखाते हैं। और ये रेट का जो विषय है ये कोई आज से नहीं चल रहा था, इसमें कहीं ना कहीं सालों से रेट रिलैक्सेशन की कमेटी में चर्चा चल रही थी, कई स्टेटों की मांग थी
और उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने एक प्रपोजल, भारत सरकार ने एक प्रपोजल जीएसटी काउंसिल के सामने रखा और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि काउंसिल के सभी मेंबरों ने उसको बहुत सहर्ष स्वीकार किया, जिससे आम जन को, किसान हो चाहे वो मध्यम वर्ग हो, सबको लाभ होने वाला है। आपको लगता है कि जो रोजमर्रा के सामानों को भी जो है जिसमें जीएसटी की दरें कम की गई है, सीधे तौर पर मिडिल क्लास की बात करें तो सीधे तौर पर राहत पहुंचाई गई है? देखिए, अगर आप देखें कि आम जन जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, करीब सबको या तो फ्री किया गया है या 5% पे लेकर के आया गया है। और साथ ही साथ अगर देखें, किसान के लिए भी छूट दिया गया है, एमएसएमई के सेक्टर के लोगों को भी छूट दिया गया है और स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं से काफ़ी छूट दिया गया है। 33 दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उसको कहीं ना कहीं मुक्त कर दिया गया, फ्री कर दिया गया है। इस प्रकार से समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके एक परिवर्तन हम लोग लेकर आए। सर, विपक्षी पार्टियों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसी वजह से सरकार द्वारा ये फैसला किया गया है। अब विपक्ष को कहने को तो रहता ही है, अब ये पूरे देश का निर्णय है, केवल बिहार का निर्णय नहीं है और ये निर्णय कोई आज से नहीं, बहुत दिन से इस पर विचार चल रहा था और निर्णय का समय आया, कल उसका पूर्ति हुआ। आखिरी सवाल है सर कि 4 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, अब 2 सीधे तौर पर किया गया है, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? देखिए, 4 स्लैब होने से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि कुछ सामान इसमें है, पैक्ड इसमें है, नॉन पैक्ड इसमें है। ऐसे आम जन को भी और व्यापारियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसमें काफ़ी दिन से विचार चल रहा था और हम लोगों ने उस पर निर्णय लिया कि इसको 2 स्लैब में लेकर के आया जाए और 5 और 18 का स्लैब लेकर के आए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के जीएसटी स्लैब पर जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 2 स्लैब खत्म करके आम आदमी की जरूरत की चीजों को 0 जीएसटी में शामिल किया है। आम आदमी से लेकर छोटे व्यापारी ने इससे राहत की सांस ली है। नया जीएसटी स्लैब 22 सितंबर यानी शारदीय नवरात्र के पहले दिन से लागू होगा। 22 सितंबर से केंद्र सरकार पूरे देश में नए जीएसटी के स्लैब लागू करने जा रही है। जो वर्तमान में स्लैब हैं उनमें से 28% और 12% हटा दिया गया है और एक 40% का नया जीएसटी स्लैब बनाया गया है। दावा यह है कि बहुत सारी रियायतें आम आदमी को मिलेंगी। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नए स्लैब सरकार लेकर आ रही है उससे आप क्या मानकर चल रहे हैं, किन किन चीज़ों पर फर्क पड़ेगा और उससे आम आदमी के जीवन में बदलाव क्या है? देखिए, मेरा नाम मुकेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष खाद्य तेल थोक व्यापार संघ मेरठ। भाई साहब, जिन्होंने जो जीएसटी के एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये कर दिया, इन्होंने 2 स्लैब कर दिए। तो जो व्यापारी वर्ग परेशान था, कोई 5 में, कोई 12 में, कोई 18 में और कोई 28 में, तो एक तो उसका फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, इंश्योरेंस पे इन्होंने 18% का 0 करा, जो वो उससे मार्केट में पैसा जो है उपलब्ध होगा। मार्केट में पैसा होगा, जब जेब में पैसा आएगा तो आदमी खर्च करने की स्थिति में आएगा। जब खर्चे के लिए पैसा ज़्यादा आएगा तो व्यापार बढ़ेंगे। पास उससे घटने का रेट तो उसी जेब से पैसा बचेगा, उसमें टैक्स किस जाएगा ज़्यादा, अब कम आ रहा तो जेब में जा रहा। लोगों का सामान बुक कराना बंद कर दिया कि स्लैब आ रहा, उससे करेंगे हम बाद बुक करेंगे, ना इलेक्ट्रिक सामान बुक हो रहा, ना कोई सामान बुक हो रहा, इसलिए स्लैब आएगा जब करेंगे बुक। सारा फायदा जो कस्टमर का। खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें आप क्या मान के चल रहे हैं जो रोज़मर्रा की? रोज़मर्रा सब में सस्ता हुआ, नमकीन है, मक्खन है, ब्रेड है, बिस्कुट है, सब पे सस्ता हो गया 5% 7%। 12 की जगह 7 मिला, 18 की जगह 5 में आ गया। सारे बेनिफिट तो कस्टमर को मिलना है। अच्छा, जो 28% ख़त्म किया है उसका सारा का सारा जो आइटम है वो 18% और 12% में आ गया, तो सब 18 वाला 12 में आ गया, 12 वाला 5 में आ गया। 12 वाला तो खत्म कर दिया, 18 वाला 5 बहुत ज्यादा, 18 वाला 5 में आ गया ना। उसमें पहले था हमारा 18%, अब वो कर दिया 12%, 5%। तो जो बच्चे 10 रुपए की चीज़ 18 में लेती थी, अब उसे वो 10 में मिल जाएगी, जो डिस्काउंट हो जाएगा इतने % का। तो ये मान के चलें कि जो यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला सामान है उसमें भी बहुत बड़ी वो इस एक्सपोर्ट में तो 0% टैक्स था, कोई टैक्स नहीं था, लेकिन जो आम पब्लिक को टैक्स का बेनिफिट मिलना है। तो अब देखना ये होगा कि बाजार में जब ये टैक्स स्लैब नए वाले लागू होंगे तो उसके बाद आम आदमी को कितनी राहत और व्यापारियों को कितनी राहत इससे मिल पाती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। वहीं लखनऊ के हजरतगंज में ट्रैफिक पुलिस ने चौराहे पर एक ऐसा डायवर्जन तैयार कर दिया है जो लगातार शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। रोज ऑफिस आने जाने वाले लोगों को बेवजह के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
डाइवर्जन तो अच्छा किया गया, इससे जो है परमानेंट जो भीड़ होती है, टाइम टू टाइम 10 मिनट 5 सेकंड 25 सेकंड रुकिए, 40 सेकंड रुकिए, उससे तो कम से कम आसानी है कि आदमी कंटिन्यूअसली निकल रहा है। नहीं कोई फायदा नहीं मिल रहा, इससे तो परेशानी हो रही है। ऐसे घूम के काफी आना पड़ता है, ऐसे सीधे हम लोग चले जाते हैं। जब रेड लाइट है तो रेड लाइट के हिसाब से सब लोग चले ना, अब ये फालतू का डाइवर्जन कर दिया है। राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार और डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने हजरतगंज चौराहे का निरीक्षण किया था। उसके बाद तमाम जो है दिशा निर्देश दिए थे। अब देखिए उनके निरीक्षण के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो जिला अधिकारी का आवास है वहाँ से जो रास्ता श्रीराम टावर के लिए जाता यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यानी कि जिला अधिकारी आवास से आप आएंगे तो सीधे श्रीराम टावर होकर हजरतगंज चौराहे की तरफ वापस आएंगे। और हम आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि देखिए गंज चौराहे के इस पार यानी कि जो राजभवन है उधर से जो है यातायात का डाइवर्जन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये राजभवन का वो रास्ता है जो हजरतगंज चौराहे की तरफ आता है, लेकिन इस रास्ते पर डाइवर्जन कर दिया गया है। राजभवन की तरफ से आने वाले लोग वो सीधे विधानसभा के सामने से जाकर वापस हजरतगंज की तरफ आ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। और यही वजह है कि हजरतगंज मेन जो राजधानी का मुख्य और मेन चौराहा है वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात डाइवर्जन किया गया है। अब आने वाला समय ही बताएगा इस बैरिकेडिंग से, इस डाइवर्जन से जो यातायात व्यवस्था है वो कितनी सुधरती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अरविंद कुमार विश्वकर्मा, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं बिजनौर में थाना कोतवाली शहर के वीके गार्डन के पास सड़क हादसे में मासूम बच्ची और मां की मौत हो गई। बाइक खराब होने पर पैदल चल रहे मां और बेटे को क्रेन ने कुचल दिया। दोनों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ा और दर्दनाक यह हादसा हुआ है और क्रेन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो दर्दनाक यह हादसा हुआ है। बच्चे और मां को क्रेन ने कुचला, मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।